नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम इग्नू बीएड की जो हमारा 331 वाला कोर्स चल रहा है उसके ब्लॉक 1 की यूनिट 2 हम करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है पाठचर्या योजना संबंधी कुछ विचार, यानी कि जो आपकी करिकुलम जो होता है उसकी प्लानिंग से संबंधित कुछ थॉट्स इसके अंदर दिए गए हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि कई आप में से, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो खोलते हैं, सीधा पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और पीडीएफ को रीड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इससे आपका टाइम बचेगा ही बचेगा, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि मेरा चैनल डाउन हो जाएगा। ठीक है, 1 साल से वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी तो चैनल वैसे ही डाउन है, और डाउन हो जाएगा क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम रह जाएगी। सिर्फ पिछली वीडियो 46 मिनट की थी और उस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट थी, मतलब लोगों ने उसको 3 मिनट से आगे देखा ही नहीं है। यदि आपको वीडियो मान लो बोरिंग भी लगती है या इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती है, कंटेंट तो आपको अच्छा मिल ही रहा है, तो आप ऐसा करा करो, जब आप फ्री रहा करो तो वीडियो को ऑन करके छोड़ दिया करो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फर्स्ट वीडियो मैंने जिस मोटिवेशन से अपलोड की है या रिकॉर्ड की है, वो मोटिवेशन मेरा सेकंड वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर इसमें भी ड्यूरेशन कम रहेगी तो फिर मैं ये सीरीज़ यहीं बंद कर दूंगा। 2 वीडियो अपलोड कर दिए बहुत है। ठीक है, और भी काम करना होता मुझे और ऐसा कंटेंट डालूंगा जिसको लोग देखें, क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह ही कर लूँगा मैं। ठीक, ये फालतू में, मतलब मैं इतना पढ़ता हूँ दोनों भाषाओं में, हिंदी में अंग्रेजी में, उसको हाईलाइट करता हूँ और आप लोग बस पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ जाते हो और उसको देखते बिल्कुल भी नहीं हो। तो देखते हैं इस वीडियो पे वॉच टाइम कितना रहता है, आप लोग इसको देखते हैं या नहीं। अगर नहीं देखोगे इसका मतलब यही है कि ये वीडियो आपके कोई काम की नहीं है। जब वीडियो आपके कोई काम की नहीं है तो मेरा रिकॉर्ड करना भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, खुद बढ़िया पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, जो करना है वो करिए। तो हम शुरू करते हैं अब इसको। इसमें हम, चलिए, विषय की प्रकृति तथा पाठ्य योजना। विषय की प्रकृति का मतलब होता है नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट या फिर कंटेंट, और पाठ्य योजना, विषय की प्रकृति का पाठ्य योजना से क्या संबंध है वो हम यहाँ पर देखते हैं। विषय का अभिप्राय विषय वस्तु के व्यापक और तार्किक दृष्टि से संगठित स्वरूप से है, जो अपने विद्यतापूर्ण सार के कारण विशिष्ट या भिन्न होता है और अपनी संरचना द्वारा ही अपनी विशेषताएं निरूपित करता है। विषय जो होता है भाई, उसकी विशेषता उसकी संरचना से होती है। अगर हम किसी भी विषय की बात करें, हम गणित की बात कर लेते हैं या किसी भाषा की बात कर लेते हैं, इनकी विशेषता हमें इनके स्ट्रक्चर से पता होती है। कि अगर हम हिंदी की बात करें तो पहले जब प्राइमरी में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वहाँ से बच्चे वाक्य विन्यास पढ़ते हैं, वाक्य विन्यास में ठीक तरह से हो जाते हैं, फिर वो शब्दों के प्रकार सब पढ़ते हैं, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसमें और अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर वे शब्द बनते किससे हैं तो संधि समास को वहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे ही गणित में सबसे पहले बच्चे गिनती पढ़ना सीखते हैं, पहाड़े यानी टेबल्स याद करते हैं, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन याद करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया जाता है और धीरे धीरे फिर वो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं। तो विषय की जो विशेषता होती है वो उसकी संरचना द्वारा ही डिफाइन होती है। प्रत्येक विषय का संबंध अपना क्षेत्र या कार्यकलाप, अध्ययन या घटना होता है। दूसरी बात यह कि प्रत्येक विषय की अपनी पद्धति और जांच का तरीका होता है। पद्धति का मतलब क्या है, अगर हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 2 विषयों को ले लें, ठीक, सामाजिक विज्ञान में जांच की पद्धतियां अलग होंगी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो होती हैं चीज़ें एविडेंस यानी साक्ष्य पर आधारित होती हैं और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट पर आधारित होती हैं। तो विज्ञान में जो चीज़ें चलती हैं वो एक्सपेरिमेंट पर आधारित चलती हैं, और सामाजिक विज्ञान में जो चीज़ें चलेंगी, यानी सोशल साइंस में जो चीज़ें चलेंगी वह एविडेंस के आधार पर चलेंगी कि इसका एविडेंस हमारे पास क्या है। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक विषय अपनी परंपरा, क्षेत्र और नियमों का इतिहास होता है। हर एक विषय की हमें कुछ दायरे पता होते हैं और कुछ नियम पता होते हैं। कि अगर मान लो हम फिर से वही बात कर लें, विज्ञान की और समाज विज्ञान की बात उठा लें, तो सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ अपने नियम हैं, जिसमें वह अपने अंदर नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी चीज़ों को लिए हुए है। विज्ञान विषय के अपने नियम हैं, जिसमें वह हमारा जो जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लिए हुए हैं। विषय की संरचना का विचार पाठ्यक्रम के नियोजन में सबसे पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसी हिसाब से आप पाठ्य योजना का नियोजन करोगे। नियोजन मतलब प्लानिंग।
पाठ्य योजना की प्लानिंग अब विषय की संरचना के हिसाब से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाषा की संरचना अलग होती है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग पाठ्य योजनाएं चलेंगी और भाषा के हिसाब से वहाँ पे हम शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। अगर हम गणित की बात करें तो गणित के लिए गणित विषय की संरचना के आधार पर पाठ्य योजना पाठ्यचर्या आपकी निर्मित होगी, उसी के आधार पर उसमें शिक्षण पद्धति TLM वगैरह को रखा जाएगा। आगे चलते हैं। यह है पाठ्यचर्या विकास संबंधी विचार। पाठ्यचर्या विकास संबंधी कुछ विचार है। इस स्लाइड को मैं पहले पूरा एक पेज पे लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ गए हैं। पहला है आपका विकासात्मक विचार यानी डेवलपमेंटल कंसिडरेशन। फिर है आपका विषय का स्वरूप यानी नेचर ऑफ डिसिप्लिन। सामाजिक विचार सोशल कंसिडरेशन। अध्यापक से संबंधित कारक टीचर रिलेटेड फैक्टर। स्थानिक विचार यानी इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन। पर्यावरण तथा आर्थिक विचार एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। और फिर आपका विकासात्मक विचार आ गया है। तो इन सभी को आप याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का आपका जो क्या कहते हैं पाठ्यचर्या का विचार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। अब हम इन सभी विचारों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे कि ये सारे विचार किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले है विकासात्मक विचार। हमें पता है कि हमारा जो विकास होता है वो 4 पक्षों में होता है या 4 आयाम होते हैं हमारे विकास के। शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारे शरीर का विकास आ जाता है। शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वे हमारी सारी शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। भावनात्मक विकास के अंदर हमारी पूरी भावनाएं आ जाती हैं, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। सामाजिक विचार के अंदर हमारी अंतर्वैयक्तिक संबंध, पारिवारिक संबंध, विजातीय यानी हेट्रोजीनियस रिलेशनशिप, सामाजिक असमायोजन या समायोजन, ये सारी आती हैं। और बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है हम भाषिक विकास, विभिन्न प्रकार के अधिगम की तैयारी, तर्क करने की क्षमता, ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो इन चारों तरह के विकास को ध्यान में रखकर हमारी पाठ्य योजना को तैयार करना चाहिए। पाठ्यचर्या को हमें तैयार करना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत, ये क्वेश्चन KVS में अभी जो 2023 वाले पेपर हुए थे वहां पे इस लाइन से क्वेश्चन बनकर आया था। तत्परता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, करना की जगह इसको करता कर लेना, करता है कि किसी कार्य या इकाई विशेष को सीखने के लिए छात्र के लिए परिपक्वता का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तब तक वह चीज़ों को सीखेगा नहीं। अगर बच्चा संज्ञानात्मक रूप से मैच्योर नहीं है तो फिर तर्क करने की क्षमता या भाषिक विकास उसके अंदर अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यदि बच्चे के पैर मैच्योर नहीं है तो वह दौड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। दौड़ने के लिए तैयार होने के लिए उसके पाँव का परिपक्व होना आवश्यक है। तो यही तत्परता का सिद्धांत कहता है कि सीखने के लिए, अधिगम के लिए परिपक्वता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक बौद्धिक विकास ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो अब है हमारा सामाजिक विचार। अभी हमने शारीरिक विचार देखा था, सामाजिक विचार क्या है? पाठ्यचर्या योजना के समय अभी हमने इससे पहले देखा था आपका व्यक्तिगत विचार देखा था। कौन सा देखा था? विकासात्मक विचार देखा था। अब हमारा सामाजिक विचार है। चलो सामाजिक विचार है, पाठ्य योजना के समय आपको उन सामाजिक शक्तियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो समाज की शैक्षणिक प्रणाली को प्रभावित करती हैं। यानी आपकी सोशल फोर्सेस, आपको पता हो कि आपका समाज किस प्रकार से काम करता है, आपके समाज में किस प्रकार की संस्कृति, मूल्य, विश्वास, आदर्श, परंपराओं को रखा जाता है। इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है पाठ्यचर्या को आपको बनाने के लिए। तो पाठ्यचर्या इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए जिसमें उस वहाँ के समुदाय के या वहाँ की जो सामाजिक शक्तियाँ हैं उनकी संस्कृति, मूल्य, विश्वास, आदर्श, इनको सुरक्षित रखा जा सके और इनको आने वाली युवा पीढ़ी में संप्रेषित किया जा सके। सामाजिक शक्तियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं, थोड़ा हम इनको देख लेते हैं। सामाजिक शक्तियाँ सरकारी, अर्धविधापी,
पेशेवर संस्थान, स्थानीय समाज में विशेषित समूह, इस प्रकार की सामाजिक शक्तियां होती हैं। इनके बारे हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में देख लेते हैं। सरकारी शक्तियां किस प्रकार से पाठ्यचर्या को प्रभावित करती हैं। तो हमारा जो अनुच्छेद 45 है, इसके अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, को सबके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। KVS 2023 में क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, इनमें से कौन सा आर्टिकल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। तो अनुच्छेद 45 जो है वह प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। आगे है, भारत के संविधान में प्रजातंत्र और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जो विद्यालय की पाठ्यचर्या तथा उन पर आधारित पुस्तकों में प्रतिबंधित होते हैं। हमने देखा है हमारी पुस्तकें जो हैं वह पंथ निरपेक्षता से भरी हुई हैं। पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत का वहाँ पर पालन किया गया है, यानी किसी एक धर्म के ऊपर फोकस करके हमारी किताब नहीं लिखी गई है। अगर हम कोई गणित का क्वेश्चन भी करते हैं तो उस क्वेश्चन में आपका जेकब नाम भी आता है, उस क्वेश्चन में सुनील नाम भी आता है, उस क्वेश्चन में गीता नाम भी आता है। तो हर तरह के हमें उसमें नाम देखने के लिए मिलते हैं। हम हर तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, हम दो बैलों की कहानी भी पढ़ते हैं, हामिद का चिमटा भी पढ़ते हैं, और हम हेलन केलर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सभी को वहाँ पे समान रूप से चीज़ें दी गई हैं। अर्धव्यापी शक्तियाँ क्या होती हैं? ये शक्तियाँ अनिवार्यता विधि द्वारा सृजित नहीं होती, इन्हें स्वैच्छिक संगठनों, पेशेवर संस्थाओं तथा स्वायत्त संगठनों द्वारा सृजित किया जाता है। इसके अंदर आपके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जो आपका PT है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जो आपके राइटर्स हैं, प्रकाशक हैं, लोक हितैषी संगठन हैं, जनसंचार माध्यम जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी अर्धविधापी शक्ति यानी क्वासी लीगल फोर्सेस के अंतर्गत आएगा। तो इनको एक बार आप पढ़ लेना ताकि आपके माइंड में वहाँ पर क्लिक कर सके कि कौन सा आपका अर्धविधापी शक्तियाँ के अंतर्गत है। अगला है पेशेवर संस्थाएं। पाठचर्या को अत्यधिक प्रभावित करने वाली पेशेवर संस्थाओं के अंतर्गत अध्यापक तथा अध्यापक शिक्षक संघ शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो हमारी NCTE है उसका काम क्या है। NCTE का काम है अध्यापक शिक्षा के लिए पाठचर्या को तैयार करना। जैसे हमारा D.Ed B.Ed है, इसका करिकुलम बनाने का कार्य NCTE का है। स्थानीय समुदाय में विशेष हित समूह, इन संगठनों में देशभक्त समूह, सांस्कृतिक व धार्मिक संगठन, नागरिक समूह, समुदाय के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य समूह हो सकते हैं। पाठचर्या आयोजक को समाज के विभिन्न समूहों के विश्वासों, आकांक्षाओं, उपेक्षाओं संबंधी अंतर्दृष्टि विकसित करने में रुचि लेना चाहिए। यानी हमारी जो पाठचर्या है उसमें जो विभिन्न प्रकार के हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, संगठन चल रहे हैं, इनका भी योगदान होता है। इनको भी देखकर पाठचर्या को निर्माण करना चाहिए। अगला है हमारा आर्थिक विचार, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आर्थिक विचार मूलतः किसी पाठचर्या की व्यावहारिकता से संबंध रखते हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि आर्थिक विचार किससे संबंध रखते हैं, पाठचर्या की कौन सी विशेषता से संबंधित रखते हैं। तो पाठचर्या की व्यावहारिकता से संबंध रखते हैं। पाठचर्या योजनाकार को पाठ्यचर्या प्रस्तावित करते समय 4 प्रकार की लागत का ध्यान रखना चाहिए। भाई अगर पाठ्यचर्या में किसी प्रकार की ऐसी चीज रखी है जिसके लिए एक विशेष प्रकार के निवेश की आवश्यकता है, तो 4 प्रकार की लागत को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी है? आरंभिक लागत, रखरखाव की लागत, पूरक लागत और कार्मिक लागत, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड पर्सनल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट में आता है चीज़ों को खरीदना, जो आपने चीज़ों को खरीदा वो इनिशियल कॉस्ट में आ गया। उसका रखरखाव जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट के अंतर्गत आ गया। सप्लीमेंट्री कॉस्ट में यानी उसके लिए और क्या सामग्री की आवश्यक है। अगर आपने कंप्यूटर ले लिया तो कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की आवश्यकता होगी, भाई एक एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए जिसमें 4 से 5 प्लग एक साथ लग सके। और पर्सनल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा कि उस कंप्यूटर को चलाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति को भी रखना पड़ेगा, वो आपके पर्सनल कॉस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो 4 प्रकार की लागत को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है परिवेश संबंधी विचार, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। परिवेश के अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के आसपास की भौतिक और सामाजिक स्थितियां शामिल होती हैं। परिवेश प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। परिवेश मतलब आपकी पर्यावरण के अंदर आपके चारों तरफ की चीजें शामिल होती हैं।
पर्यावरण हमने पहले भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वह दो प्रकार का होता है। नेचुरल पर्यावरण होता है और एक मैन मेड होता है। नेचुरल में हमारे जो नदी तालाब झरने जाते हैं सॉरी मानव निर्मित में रेलवे लाइन सड़क बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी आ जाती हैं। इस संदर्भ में यानी कि किसमें, पर्यावरण विचार के संदर्भ में पाठचर्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों में परिवेश, मानव कल्याण, निजी नैतिकता के प्रति जागरूकता का विकास करना है, जिनसे वे उपलब्ध संसाधनों को मानव जाति के लाभ के लिए प्रयोग में लाने में समर्थ हो सकें। किसके हिसाब से, पर्यावरण विचार के हिसाब से पाठचर्या का कार्य ये होता है कि बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक करें, जन कल्याण के बारे में जागरूक करें, यानी कि हमारे काम ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे को फायदा मिले। निजी नैतिकता मतलब सही गलत का हमें पता हो, इस प्रकार से हमें पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। फिर हमारा संस्थानिक विचार, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन। जब पाठ्यक्रम आयोजक को किसी संस्था के लिए पाठचर्या तैयार करने का दायित्व सौंपा जाता है तब संस्थानिक विचारों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। संस्थानिक उद्देश्य पाठ्यक्रम उद्देश्यों तथा विषय वस्तु आदि के संगठन की प्रक्रिया के चयन में सहायक होंगे। जो हमारे संस्थानिक यानी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हमें इस प्रकार की पाठ्य योजना प्रदान करते हैं जिससे फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई संगठन है, मान लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, उस कंपनी के लोग पाठचर्या में ऐसी चीज डालेंगे जिससे उस कंपनी के काम के लोग जनरेट हो सके। ठीक है, मान लो इकोनॉमिक्स किसी कंपनी है जहाँ पे जो अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो पाठचर्या में वे उससे संबंधित विचार डाल देंगे। कोई सी एक कंपनी है जिसमें मान लीजिए आपके ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से बहुत काम में आते हैं, तो पाठचर्या में वो ऐसी चीज़ें डाल देंगे जिससे बच्चे उस चीज़ को सीख सकें ताकि वह उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जाके रोजगार प्राप्त कर सकें। संस्थानिक विचार मुख्य रूप से रोजगार पर बल देता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, तो हमें संस्थानिक विचार को भी उसमें डालना चाहिए। आगे अगला है अध्यापक संबंधी विचार, यानी भाई टीचर से भी बोलना चाहिए क्योंकि टीचर ही है जो पाठ्यचर्या को आगे जाके एग्जीक्यूट करने वाला है, तो अध्यापक संबंधी विचारों को भी पाठ्यचर्या के अंदर हमें रखना चाहिए। अब आगे पाठचर्या संबंधी कुछ आपकी प्रवृत्तियां। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पाठचर्या संबंधी विचार पढ़े थे। अब हम पाठचर्या संबंधी प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रवृत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स रिलेटेड टू करिकुलम। पाठचर्या कोई स्थिर वस्तु या स्थिति नहीं है, पाठचर्या स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। प्रभावी होने के लिए इसे विद्यालय का एक गतिशील कारक होना चाहिए। तो याद रखना, जो आपका करिकुलम है वह डायनेमिक होगा, इसमें परिवर्तन होता रहेगा, जो समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निरंतर परिवर्तित होता रहे। तो पाठचर्या ऐसी होना चाहिए जो निरंतर बदलती रहे, परिवर्तित होती रहे। 20वीं सदी में पाठचर्या, 20वीं शताब्दी में पाठचर्या के लिए कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे समक्ष आता है उदारवादी शिक्षा, लिबरल एजुकेशन। शिक्षा का उदारवादी दृष्टिकोण शिक्षा के प्रसार के लिए लोगों द्वारा अधिक उपयुक्त स्वीकार किया जाने लगा। उदारवादी यह मानते हैं कि शिक्षा का प्रयोजन छात्र के मस्तिष्क को स्वतंत्र चिंतन के योग्य बनाना है। शिक्षा बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराई जानी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किस विचारधारा के अंतर्गत यह माना जाता है कि शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। तो यह है आपका उदारवादी शिक्षा के अंदर। यह उदारवादी शिक्षा ही है जो स्कूल की पाठचर्या को पंथ निरपेक्षता की ओर लेकर जाती है। तो उदारवादी शिक्षा आपकी पाठचर्या को किस ओर लेकर जाती है, पंथ निरपेक्षता की ओर। या फिर किस प्रकार की शिक्षा स्कूली पाठचर्या को पंथ निरपेक्षता की ओर लेकर जाती है, तो वह हो जाएगी आपकी उदारवादी शिक्षा। फिर है भूमंडलीय यानी कि ग्लोबल शिक्षा। तो आजकल तो ग्लोबल शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि हमारे जो देश हैं सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों को, उन्हें मतलब कि आपके जो बच्चे हैं सीखने वाले, उनको उस विश्व की गहरी समझ होनी चाहिए जिसका वे अंग है। इसके लिए ऐसी पाठचर्या का विकास होना चाहिए जो विश्व के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करे। छात्रों को विश्व में होने वाले परिवर्तनों की मात्रा और गति को समझने में समर्थ होना चाहिए। परिवर्तन हेतु तैयारी के लिए क्रिया उन्मुख मतलब होता है आपका एक्शन ओरिएंटेड स्किल्स
कौन कौन से होते हैं आपके एक्शन ओरिएंटेड स्किल, जैसे कि निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान करना प्रॉब्लम सॉल्विंग, सृजनशील सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, भावी प्रायोजन मतलब कि आने वाली जो प्लानिंग है इसके विकास और अभ्यास के कौशल समूहगत प्रक्रियाओं में भागीदारी को सुगम बनाते हैं। देखो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि क्रिया उन्मुख कौशल कौन कौन से हैं, तो ये आपके क्रिया उन्मुख कौशल होगा यानी कि एक्शन ओरिएंटेड स्किल्स हो गई। ठीक है, तो भाई हमारी पाठचर्या इस प्रकार की हो ताकि बच्चे विश्व को समझ सकें, विश्व में होने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट कर सकें। भूमंडलीय शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन लेगा, भूमंडलीय शिक्षा या जो आपकी ग्लोबल एजुकेशन है, ग्लोबल एजुकेशन के 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला, प्रणालीगत चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कॉन्शियसनेस, परिप्रेक्ष्य चेतना, पर्सपेक्टिव कॉन्शियसनेस, भूमंडलीय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हेल्थ ऑफ प्लेनेट अवेयरनेस, आपका जो पृथ्वी है उसमें किसी प्रकार जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, इसके प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। भागीदारी विषयक चेतना, इन्वॉल्वमेंट कॉन्शियसनेस, प्रक्रिया बुद्धि, अच्छा ये प्रिपेयर्डनेस तक आ जाएगा, प्रोसेस माइंडनेस। तो ये उद्देश्य छात्रों का भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने तथा समकालीन यथार्थ के लिए तैयार करेंगे। भूमंडलीय शिक्षा के 5 उद्देश्य आपको यहाँ से याद रखना है और क्रिया उन्मुख कौशल आपको यहाँ से याद हो जाएगा। फिर अंतर विषय वस्तु, इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट। पाठ्यचर्या में अंतर विषय दृष्टिकोण छात्रों को विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को बेहतर तथा अधिक यथार्थवादी ढंग से समझने में सहायता करता है, यानी कि सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विषय पढ़ रहा है तो उसे दूसरे का ज्ञान ही नहीं है। अगला है आपका पंथ निरपेक्षता और शिक्षा, सेक्युलरिज्म एंड एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा देना असंतोष और आंतरिक समस्या का कारण हो सकता है। इससे संस्थाओं की शिक्षण शैली या शैक्षिक वातावरण विकृत हो सकता है। तो हमें एक प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए, हमें विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे संसार के सभी धर्मों को सम्मान के साथ सीख सकें। ये गांधी जी का विचार है भी है कि विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वे संसार के सभी धर्मों पंथों को आदर के साथ स्वीकार कर सकें। उदारवादियों ने भी यही सोचा था कि पंथ निरपेक्ष पाठचर्या से पाखंड को दूर किया जा सकता है तथा ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ और समाज के राजनीतिक आर्थिक पहलुओं की से संबंधित जागरूकता विकसित की जा सकती है। अगर हम इस प्रकार की पाठचर्या देंगे बच्चों को जो पंथ निरपेक्ष रहेगी, किसी धर्म की जिसमें बात नहीं रहेगी, तो बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और बच्चे राजनीतिक आर्थिक पहलुओं से के प्रति भी अवेयर होंगे। अगला है मनोविज्ञान तथा पाठचर्या, साइकोलॉजी एंड करिकुलम। तो साइकोलॉजी एंड करिकुलम यही है कि आपके जो करिकुलम है उसमें साइकोलॉजी को भी सम्मिलित करना चाहिए, जैसे मानव विकास किस प्रकार से होता है, बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट मैपिंग किस प्रकार से होती है, अधिगम किस प्रकार से होता है, अधिगम के प्रेरणादायक कारक कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें पढ़कर ही समझ में जाएंगे, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं करा। मनोविज्ञान आपने पढ़ रखा है, आपको सब पता है मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या होता है। संभावित भावी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। पाठचर्या का एक बुनियादी कार्य है भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। अब कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, हमारे समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या हमारे समाज का भविष्य शिक्षा पाठचर्या द्वारा प्रभावित हो सकता है, अपने समाज के भविष्य के लिए पाठचर्या नियोजन करते समय हम किस प्रकार अन्य लोगों को भी इसमें प्रभावी तरीके से शामिल कर सकते हैं। पाठ्य योजना की प्लानिंग करते समय हमें यह क्वेश्चन दिमाग में रखना चाहिए कि भाई हमारा जो समाज है, हमारा जो कम्युनिटी है, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। अगर हम इस प्रकार की एजुकेशन या इस प्रकार की पाठ्यचर्या प्रस्तुत करेंगे तो इससे समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, इससे लोग किस प्रकार से प्रभावित होंगे, तो इन चीज़ों को यहाँ पर रखना चाहिए। निम्नलिखित कारणों से भविष्य की पाठ्यचर्या डिजाइन आवश्यक हो गई है, जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जो पर्यावरण है इसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। जनांकीय परिवर्तन जैसे कि लिंग हो गया, आयु प्रतिमान हो गया, आयु प्रतिमान में किस प्रकार का हमारा परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु दर जो हमारी प्रभावित हो रही है, प्रौद्योगिकी यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है,
टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से परिवर्तन हमारा आ रहा है आज के समय में अगर हम देखें, मशीनों का प्रयोग और जो हमारे नए नए डिवाइस है वो किस प्रकार से बन रहे हैं। सामाजिक नवाचार, इसके अंतर्गत हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। सांस्कृतिक प्रचार यानी कि आपका कल्चरल डिफ्यूजन, जिसमें हम आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। हमारे जो संचार के साधन हैं इनके माध्यम से हमारी संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं और आसपास जो अन्य देश हैं या अन्य संस्कृतियां हैं उनको हम समझ रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अपना भी रहे हैं। तो इस हिसाब से पाठचर्या को अविकल्पित या डिजाइन करना चाहिए। आगे है, देश में व्यावसायिक पाठचर्या तैयार करने के प्रयास निम्नलिखित कारणों से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? व्यावसायिक पाठचर्या क्यों निर्माण की जा रही है? पहला है, विद्यालय को राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता दी जाने लगी है, क्योंकि विद्यालय देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में मानव शक्ति को प्रशिक्षित कर सकेंगे। बिल्कुल सही भाई, विद्यालय के अंदर आप अच्छे से बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, इसलिए करिकुलम में ऐसी चीज़ें डालो जिससे हमारे देश की ग्रोथ हो। व्यवसाय उन्मुखी तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता, रोजगार सामर्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। बिल्कुल ठीक, व्यवसाय से जुड़ी हुई अगर हम शिक्षा देंगे तो बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि सारे व्यक्ति टैलेंटेड होंगे, उस चीज़ में मास्टर होंगे, तो उन्हें रोजगार आसानी से मिलेगा। उपयोगितावादी शिक्षा की संकल्पना ने रोजगार आधारित पाठचर्या संबंधी जागरूकता की मांग को और बढ़ा दिया। उपयोगितावादी शिक्षा का अर्थ है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका वह समाज में उपयोग कर सके। बॉटम अप मॉडल देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के ऊर्ध्वगामी बॉटम अप मॉडल छात्र ही प्रमुख होता है। हमारा बॉटम अप मॉडल ये कहता है कि छात्र जो है वो प्रमुख है। इसमें पाठचर्या इस प्रकार से तैयार की जाएगी जिससे छात्र को गतिशीलता, पाठचर्या संबंधी कार्यकलापों के चयन में अधिक विकल्प और क्रिक मतलब है यहाँ पे करके सीखने द्वारा, क्रिक की जगह क्या आएगा, करके आएगा, करके या हाथ से करके सीखने द्वारा अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किस प्रकार के मॉडल में गतिशीलता, पाठचर्या संबंधी कार्यकलापों के चयन में अधिक विकल्प और करके सीखने अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है, तो बॉटम अप मॉडल में मिलता है। समस्या समाधान संबंधी अनुदेशन प्रक्रिया एक अन्य मानवतावादी अभिकल्पना पर बहुत अधिक निर्भर है और वह केंद्रित पाठचर्या जिससे अंतर्गत निम्नलिखित पर बल दिया जाता है। किस चीज पर बल दिया जाएगा? अध्यापक छात्र संबंध में निरंतरता, यानी कि जो टीचर और बच्चों का जो रिलेशन है इसमें कंटिन्यूटी हो, इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना हो। छात्रों की अपेक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना, हमें उस प्रकार का कोर्स डेवलप करना है जिस प्रकार की बच्चों के कंसर्न्स हैं। स्कूली गतिविधियों को समुदाय से जोड़ना, यहाँ पर हमें भाई बच्चों के जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको कम्युनिटी से जोड़ो। जैसे एक्टिविटी कराते कराते आप बच्चों को किसी सर्वे पर ले गए, किसी एक विशेष प्रकार के समुदाय को दिखाने के लिए ले गए, किसी विशेष प्रकार के समुदाय के कार्यकलाप या उनके व्यवसाय को दिखाने के लिए ले गए। विविध सूचना और स्रोतों का उपयोग करना, जैसे न्यूज़पेपर होगा या अन्य आईसीटी टूल्स वगैरह होगा, इनका प्रयोग कर सकते हैं। विषयों के चयन तथा अधिगम संबंधित दायित्व पर बल देना। अगला है दूरस्थ या मुक्त शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा हम जानते हैं क्या होती है, जैसे हम ओपन एजुकेशन भी बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें आप घर बैठे आईसीटी टूल्स के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया के मुख्य माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपकी दूरस्थ शिक्षा है इसमें किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके द्वारा ही बच्चों तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। शिक्षार्थियों को स्वाध्ययन स्वक्रिया द्वारा अधिगम के लिए अत्यंत प्रेरित होना चाहिए। अगर कोई मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वह उसके अंदर हैबिट होना चाहिए स्वाध्ययन की, कि वह खुद से अध्ययन कर सके और स्वक्रिया यानी कि खुद एक्टिविटी कर सके। पाठचर्या में स्वाधिगम व स्वक्रिया के लिए विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की जो पाठचर्या होती है इसमें खुद से सीखना और खुद से लर्निंग के लिए एक मार्गदर्शन, जिसे हम बोल सकते हैं गाइडेंस या गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं।
तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, तो इसके साथ ही हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि जो भी वीडियोस हैं इन वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को स्किप ना करें, इससे चैनल पर इफेक्ट पड़ता है। बाकी इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार के कंटेंट आप चाहते हैं यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।